जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका झारखंड टारगेट चैनल पे। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए आज का क्लास को स्टार्ट करते हैं। इतिहास का मौर्य काल एवं मौर्योत्तर काल, जो कि आपका हिस्ट्री का सिलेबस है। ये किसी भी टीचर एग्जाम के लिए सिलेबस है, ये बहुत इंपॉर्टेंट। चलिए इसको बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न देखते हैं क्या है। परिहारों यानी राजकीय मांगों और दावों से छूटों का उल्लेख इनमें से किसमें है? तो ये है इसमें गौतमीपुत्र सातकर्णी का एक अभिलेख में है। ठीक है, परिहारों यानी कि राजकीय मांगों और दावों से छूटों का उल्लेख इनमें से किसमें है? तो गौतमीपुत्र सातकर्णी का एक अभिलेख में है, मिलता है। गौतमीपुत्र सातकर्णी के नासिक अभिलेख से पता चलता है कि बुनकरों की एक श्रेणी के पास 2000 कारसापनों को की एक अक्षय निधि अस्थायी निवेश या पूंजी 1% मासिक ब्याज की दर से जमा की गई थी। इसी प्रकार एक अन्य निधि 1000 कहापनों की थी, जिस पर 3/4% मासिक ब्याज देता था। ठीक है, याद रखिएगा, ये आपका गौतमीपुत्र सातकर्णी हो जाएगा। परिहारों यानी आज के मांगों का। अगला है वासवदत्ता और रावण वध के रचयिता क्रमशः सुबंधु और भट्टी हो जाएगा। सुबंधु और भट्टी। वासवदत्ता और रावण वध के रचयिता हैं क्रमशः सुबंधु और भट्टी। डिटेल्स जरूर देखिएगा, इसका नीचे डिटेल्स है। आप वो डिटेल्स को नोट्स भी कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा। वासवदत्ता एक संस्कृत नाटक है, इसके रचयिता सुबंधु हैं। ठीक है, सुबंधु 6वीं शताब्दी ईस्वी में हुए, ऐसा कहा जाता है। विद्वानी का मत है कि उनके काव्य में वर्णनात्मक भाग अधिक है। सुबंधु ने अपने संबंध में सुजानक बंधु के अलावा कुछ नहीं कहा है। चलिए डिटेल्स का वो देख लीजिएगा अच्छे से। भवभूति भी प्राचीन विद्वान थे, जिनके 3 नाटक बहुत ही प्रसिद्ध हैं, जो है मालती माधव, उत्तर रामचरित, महावीर चरित। निम्नलिखित को उनके कार्यक्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। तो कार्यक्रम के अनुसार व्यवस्थित करना है, तो पहला क्या हो जाएगा? पहला हो जाएगा मेनांडर हो जाएगा पहला। फिर हो जाएगा गोंडो फर्निज। क्या हो जाएगा? गोंडो फर्निज हो जाएगा। उसके बाद आपका हो जाएगा चष्टन हो जाएगा। उसके बाद हो जाएगा रुद्रदामन हो जाएगा। रुद्रदामन हो जाएगा। ठीक है, डिटेल्स जरूर देखिएगा। मेनांडर यानी कि यूनानी शासक, गोंडो फर्निज पहलव पार्थियन वंश, चष्टन हो जाएगा कार्दमक वंश, रुद्रदामन हो जाएगा शक वंश। भारतवर्ष का प्रथम अभिलेखिक संदर्भ प्राप्त होता है खारवेल के हाथी गुम्फा अभिलेख से। भारतवर्ष का प्रथम अभिलेख भारतवर्ष खारवेल के हाथी गुम्फा। नासिक गुहा संख्या 10 के अभिलेखानुसार शक सातवाहन काल में अक्षय निधि का ब्याज दर थी 9 से 12%।
इनमें से कौन से ग्रंथ तलाक की अनुमति देते हैं? इनमें से कौन से ग्रंथ तलाक की अनुमति देते हैं? केवल सी हो जाएगा, अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र ही एक ऐसा ग्रंथ है जो तलाक का अनुमति देता है। नीचे देखिएगा अर्थशास्त्र जो है कौटिल्य का है, तो ध्यान से इसको स्मृति पढ़ लीजिएगा डिटेल्स। अर्थशास्त्र में विविधाध्यक्ष किसके लिए प्रयोग किया गया था? तो ये किया गया था चारागाहों का अध्यक्ष। कौटिल्य का अर्थशास्त्र राज्य द्वारा नियुक्त कितने अध्यक्षों का उल्लेख करता है? कौटिल्य का अर्थशास्त्र राज्य द्वारा नियुक्त कितने अध्यक्षों का उल्लेख करता है, बताइएगा। डिटेल देख लेते हैं। अर्थशास्त्र के अध्यक्ष प्रचार नामक द्वितीय अधिकरण में अध्यक्षों का उल्लेख है। ये विभिन्न विभागों के अध्यक्ष होते थे और मंत्रियों के निरीक्षण में काम करते थे। संभवतः इन अध्यक्षों को ही मेगास्थनीज के मजिस्ट्रेट कहा है। इनके नाम इस प्रकार हैं: पन्याध्यक्ष, सुराध्यक्ष, गणिकाध्यक्ष, सीताव्यध अध्यक्ष, अकराध्यक्ष, कोष्ठगाराध्यक्ष, कुपाध्यक्ष, आयुधगाराध्यक्ष, शुक्राध्यक्ष, सूत्राध्यक्ष, लोहाध्यक्ष, रक्षणाध्यक्ष, दूताध्यक्ष, विविताध्यक्ष, मुद्राध्यक्ष, नवाध्यक्ष, पत्नाध्यक्ष, संस्थाध्यक्ष, देवताध्यक्ष, पोतवाध्यक्ष, मानाध्यक्ष, अश्वाध्यक्ष, हस्ताध्यक्ष, सुवर्णाध्यक्ष, अष्टपत्राध्यक्ष। कौटिल्य के इस ग्रंथ के अध्यक्ष प्रचार के द्वितीय अधिकरण में अन्य अध्यक्षों का भी उल्लेख प्राप्त होता है। तो याद रखिएगा, सभी इम्पोर्टेंट है। अमरावती का महास्तूप मूल रूप से किस काल में स्थापित हुआ? तो सातवाहन काल में। डाइमेकस एक राजदूत डाइमेकस एक राजदूत सीरिया से किसके दरबार में भेजा गया था? तो वहाँ पे मिटा सकता है मेरा, मिटा के बैंक करके वहाँ से। डाइमेकस सीरिया से किसके दरबार में भेजा गया था? डाइमेकस तो ये भेजा गया था बिंदुसार के दरबार में। बिंदुसार को यूनानियों ने अमित्र चेटस या अमित्र घाट कहा है। निम्नलिखित में से किस स्थान से अग्नि मंदिर की प्राप्ति हुई है? तो सुर्ख कौतल से प्राप्त हुई है। सुर्ख कौतल से प्राप्त हुई है। मौर्य काल में सन्निधाता का अर्थ होता है राजकोष और भंडारगिरी का प्रमुख अभिरक्षक। निम्नलिखित के शासक के सिक्कों पर रोमा नाम लिखा है और रोमन वेशधारी इस देवी की आकृति अंकित है। ऑप्शन नंबर बी, हुइस्क प्रथम। हुइस्क प्रथम हो जाएगा। हुइस्क प्रथम इसका आंसर हो जाएगा। हाँ वो मेरा कैंपस फुल हो गया अभी, मत आओ। हुइस्क के सिक्कों पर अंकित अहुर माजदा देवता का संबंध था पारसी देवता से। चंद्रगुप्त मौर्य के प्रारंभिक जीवन का विवरण प्रस्तुत किया गया है महावंश टीका में।
चंद्रगुप्त मौर्य के प्रारंभिक जीवन का विवरण, बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको याद रखिएगा। महावंश टीका में मिलता है इसका 10-15 दिन कैंपस विवरण। आएगा। अच्छा आएगा, हम भेजते रहेंगे। फेसबुक और व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाओ। फेसबुक ग्रुप से जुड़ गए। कनु वंश के निम्नलिखित शासकों पर विचार कीजिए और उसको काल के अनुसार कीजिए। तो क्या हो जाएगा बताइएगा इसके आंसर। 1 3 2 4, 1 3 2 4, यानी कि पहला हो जाएगा वासुदेव, फिर हो जाएगा भूमि मित्र, नारायण, सुशर्मन। सर हमसे बात किया करते हैं। सब लड़का पूछा? हाँ सब पूछा। वैसों प्रकार की मुद्रा किसने चलाई थी? वैसों प्रकार की मुद्रा कनिष्क ने चलाई थी। वैसों प्रकार की मुद्रा कनिष्क ने चलाई थी। रप्तक अभिलेख के अनुसार कनिष्क ने अपने एक अधिकारी को एक मंदिर के निर्माण का आदेश दिया। रप्तक अभिलेख के अनुसार कनिष्क ने अपने एक अधिकारी को मंदिर के निर्माण का आदेश दिया, जहां नाना देवी एवं अन्य देवी देवताओं की प्रतिमाओं को स्थापित करना था। वह अधिकारी कौन था? तो डी नंबर हो जाएगा सफर हो जाएगा। रप्तक अभिलेख के अनुसार कनिष्क ने अपने एक अधिकारी को एक मंदिर निर्माण का आदेश दिया था, जहां नाना देवी एवं अन्य देवी देवताओं की प्रतिमाओं को स्थापित करना था। वह अधिकारी कौन था? तो वह था सफर। अशोक के किस शिलालेख के शीर्ष पर गज की आकृति के उत्कीर्णन के साथ गजतमे लेख अंकित है? तो हो जाएगा कालसी। कौन सा अभिलेख बड़ी वर्ग शैली में लिखा गया है? निम्नलिखित में से कौन सा अभिलेख बड़ी वर्ग शैली में लिखा गया है? कौन सा लिखा गया है? तो बी नंबर लिखा गया है, यानी कि एगागुड़ी अभिलेख। एगागुड़ी जो अभिलेख है वो लिखा गया है बड़ी वर्ग में लिखा गया है। ठीक है, याद रखिएगा। किस यूनानी शासक ने कविसीय नगर देवता रेख अपने सिक्कों पर उत्कीर्ण करवाया? बता। किस यूनानी शासक ने कविसीय नगर देवता रेख अपने सिक्कों पर उत्कीर्ण करवाया? तो हो जाएगा यूक्रेटाइडिस हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा ध्यान से। कौन सा अभिलेख कुषाण वंश की वंशावली का उल्लेखनीय संकेत देता है? तो हो जाएगा रप्तक अभिलेख हो जाएगा। भारत में रेखों और चित्रों युक्त सिक्कों का प्रचलन निम्न ने करवाया? तो इंडो ग्रीक द्वारा। निम्नलिखित में से कौन प्राचीन भारतीय राज्य के 7 अंगों में सम्मिलित है? निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन भारतीय राज्य के 7 अंगों में सम्मिलित है? तो स्वामी हो जाएगा, आमात्य हो जाएगा, जनपद हो जाएगा। पैसा नहीं कटता है, उठा लीजिएगा। सब्जी जा रही बनाना है क्या? ये है सब्जी।
पापा रखे रखेंगे। सम्राट अशोक का 7वां स्तंभ लेख कहाँ पाया जाता है? सम्राट अशोक का 7वां स्तंभ लेख कहाँ पाया जाता है सम्राट अशोक का? तो ये पाया जाता है ऑप्शन नंबर बी यानी कि दिल्ली टोपरा स्तंभ में। दिल्ली टोपरा स्तंभ में, ठीक है। दिल्ली टोपरा स्तंभ में पाया जाता है। भद्रबाहु से चंद्रगुप्त मौर्य को जोड़ने वाले प्रमाण का स्वरूप क्या है? भद्रबाहु से चंद्रगुप्त मौर्य को जोड़ने वाले प्रमाण का स्वरूप क्या है? तो पूरा लेख विद्या साक्ष्य। मेगास्थनीज द्वारा उल्लेखित एस्ट्रोनोमी अधिकारी का संबंध किससे था? तो नगर के अधिकारी से था। नगर के अधिकारी से था। ये देखिएगा, एग्रोनोमी जिले एवं सड़क निर्माण का प्रमुख अधिकारी होता था। रूपदर्शक सिक्कों की जांच करने वाला प्रधान अधिकारी। स्वर्णिक टकसाल का प्रमुख अधिकारी। प्रतिष्ठा यह फौजदारी न्यायालय का प्रमुख अधिकारी था। व्यवहारिक दीवानी न्यायालय का प्रमुख न्यायाधीश था। मौर्य काल में समाहर्ता का अर्थ था आकलन और संग्रहण का प्रभारी अधिकारी। मौर्य काल में समाहर्ता का अर्थ क्या था? तो आकलन और संग्रहण का प्रभारी अधिकारी। निम्नलिखित में से कौन सा अधिकारी अपने प्रांत के जिलों के संग्रहण को नियंत्रित करता था? निम्नलिखित में से कौन सा अधिकारी अपने प्रांत के जिलों के संग्रहण को नियंत्रित करता था? तो समाहर्ता हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। समाहर्ता यह राजस्व विभाग का प्रधान अधिकारी था। संनिधाता यह राजकीय कोषाध्यक्ष का अध्यक्ष था। सेनापति यह युद्ध विभाग का मंत्री था, ठीक है। युवराज यह राजा का उत्तराधिकारी होता था। सेनापति तो युवराज क्या होता है? युद्ध का तो उत्तराधिकारी रहेगा ही, सेनापति है, सेना का है। प्रतिष्ठा फौजदारी न्यायालय का न्यायाधीश था। व्यवहारिक दीवानी न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश था। लेखन के आधार पर निम्नलिखित अशोक के स्तंभों में से कौन सा एक सबसे प्राचीन था? तो हो जाएगा रुक्मिणदेही स्तंभ। अशोक के अभिलेखों से दिखता है कि राजाज्ञाएं संपूर्ण राज्य में मानी जाती थी, केवल एक भाग को छोड़कर, पूर्वी भाग। निम्नलिखित किस अधिकारी के नियंत्रण में 2 विभाग चल, मुद्रा एवं रेखा होता था? कौन सा अधिकारी के अंतर्गत आता है? अष्टपत्राध्यक्ष। अष्टपत्राध्यक्ष हो जाएगा। किस शिलालेख में अशोक अपने को प्रियदर्शी राजा
मगधे कहता है तो भाब्रू शिलालेख में। सम्राट अशोक ने महाराष्ट्र में बौद्ध धर्म के प्रचार हेतु किस प्रचारक को भेजा था? तो ये महाधर्म परीक्षित को भेजा था। ये देख लीजिएगा, धर्म प्रचारक और देश महेंद्र एवं संघमित्रा हो जाएगा श्रीलंका, मंझागृत हो जाएगा कश्मीर एवं गांधार, महारक्षित हो जाएगा यूनान देश, महाधर्म रक्षित महाराष्ट्र, महादेव महिषमंडल मैसूर, रक्षित हो जाएगा बनवासी कर्नाटक, धर्म रक्षित हो जाएगा उपरांतक मध्यम हो जाएगा हिमालय प्रदेश, स्वर्ण तथा उत्तरा हो जाएगा स्वर्णिम भूमि। सभी याद रखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है। निम्न में लिखित किस स्थान से 4 सिंह युक्त शीर्षक की प्राप्ति की गई थी? सांची। मौर्यों के केंद्रीकृत राज्य का स्वरूप मौर्यों के केंद्रीकृत राज्य का स्वरूप अक्षय के अशोक के समय पितृव्रत हो गया। मौर्यों के केंद्रीकृत राज्य का स्वरूप अशोक के समय पितृव्रत हो गया। यह स्पष्ट रूप से उसके किस अभिलेख से उल्लिखित है? बताइएगा। ये है कलिंद शिलालेख से, ठीक है, कलिंद शिलालेख से है। मौर्य प्रशासन में कुपाध्यक्ष प्रभारी अधिकारी थे। कुपाध्यक्ष यानी कि वन संसाधन का। अशोक के किस शिलालेख में कारुवाकी और पुत्र तीवर का उल्लेख मिलता है? तो रानी का शिलालेख। चरक निम्न किस प्रशासक का समकालीन था? चरक जो आया था कनिष्क के शासनकाल में, कनिष्क का था, ठीक है, समकालीन, कनिष्क के समकालीन था। चरक हुआ कनिष्क के समकालीन में था। रुद्रदामन का कौन सा शिलालेख चंद्रगुप्त द्वारा पश्चिमी भाग में सौराष्ट्र के विलय को प्रमाणित करता है? जूनागढ़। कनिष्क का प्रमाणित है। जूनागढ़ में अभिलेख सब है बना हुआ बहुत। निम्नलिखित में से कौन मौर्य साम्राज्य का एक विशिष्ट क्षेत्र नहीं है? दक्कन क्षेत्र। अंतिम महान मौर्य शासक संप्रति इनमें से किस धर्म के संरक्षक थे? जैन धर्म। अरुणद यवन साकेतम अरुणद यवनो मध्यमिकारम। शुंग काल के यवन आक्रमण के बारे में यह उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? तो महाभाष्य में मिलता है। शक रुद्रदामन की पुत्री का विवाह सातवाहन नरेश वशिष्ठ पुत्र पुरुमावी से होना किस अभिलेख से सूचित होता है? तो कन्हेरी अभिलेख से। इसका देखिएगा, सातवाहन शासकों को सही काल के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। सातवाहन शासक जो थे उसका क्या हो जाएगा सही काल? DCBA सिमुख हो जाएगा, सातकर्णी हो जाएगा, गौतमी पुत्र सातकर्णी हो जाएगा, फिर वशिष्ठ पुत्र सातकर्णी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो बी नंबर, कनिष्क से संबंधित
रवातक अभिलेख पश्चिम उत्तर प्रदेश से प्राप्त हुआ है। ये सही नहीं है। निम्नलिखित में से मौर्य प्रशासन में संनिधाता किस विभाग का प्रभारी था? तो हो जाएगा कोषागार का प्रभारी था। संनिधाता हो जाएगा कोषागार। निम्नलिखित अभिलेखों में आकाल से निपटने के उपायों का उल्लेख किसमें है? तो है 3 और 4 यानी कि सोहगोरा ताम्रपत्र और महास्थान अभिलेख। अशोक का समकालीन मिस्र का शासक कौन था? अशोक का समकालीन मिस्र का शासक कौन था? तो ये था आपका टॉलमी द्वितीय फिलाडेल्फस। मौर्य काल में कौन सी प्रकार की भूमि राज्य की आय का मुख्य स्रोत थी? तो सीता। पाटलिपुत्र को तक्षशिला से जोड़ने वाला मार्ग किसकी देन था? तो मौर्य काल का। किसने कहा भारतीय ना तो किसी का बुरा करते हैं और ना ही किसी का बुरा सहन करते? तो मेगास्थनीज ने कहा था। मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में भारत आया था। याद रखिएगा, पूछा जा सकता है कि मेगास्थनीज किसके शासनकाल में भारत आया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में आया था। याद रखिएगा। मेगास्थनीज के अनुसार इनमें से किस शासक ने सबसे पहले नौसेना स्थापित करने का प्रयास किया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने। सेल्यूकस की किस पुत्री से चंद्रगुप्त ने विवाह किया था? हेलेना। सेल्यूकस की किस पुत्री से चंद्रगुप्त ने विवाह किया था? तो हेलेना हो जाएगा इसका। ठीक है, आगे देखते हैं। अशोक स्तंभ पर उत्कीर्णन अधिकांश अभिलेख किस लिपि में लिखे गए हैं? तो ये लिखे गए हैं ब्राह्मी लिपि में। चंद्रगुप्त मौर्य इनमें से किस जैन भिक्षु के शिष्य बने? चंद्रगुप्त मौर्य जो है भद्रबाहु के शिष्य बने थे। निम्नलिखित में से कौन सी लिपियों को अशोक के शासन में पूरे मौर्य साम्राज्य में समान रूप से अपनाया? तो ब्राह्मी लिपि को अपनाया। मौर्यों ने सेल्यूकस निकेटर को किस शासक के शासनकाल में हराया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में। सेल्यूकस जो था चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल से ही संबंधित था, तो उसी के शासनकाल में अपनाया, उसको हराया था। इनमें से किस शिलालेख के तहत अशोक ने स्वयं को उपासक घोषित किया था? तो माइन रॉक एडिक्ट प्रथम एक। भारतीय पुरालेख से संबंधित अधोलिखित कथनों को पढ़िए। चल रहा है। जिस जेम्स प्रिंसेप ने प्रियदर्शी नाम से जारी किए गए अभिलेखों के शासक के रूप में मौर्य शासक अशोक की पहचान की। व्यापारी एक स्थान से दूसरे स्थान को माल लेकर जाते समय समूह में चलते थे, इसे क्या कहा जाता था? इसे सार्थ कहा जाता था। सार्थ यानी कि सारथी होता है ना, साथ में। निम्न में से कौन अशोक मौर्य द्वारा बौद्ध धर्म के प्रचारार्थ
नहीं भेजा गया था तो महिष हो जाएगा। एंटीओकस, चार, 3, 2, 1। एंटीओकस द्वितीय हो जाएगा सीरिया, टॉर्मी हो जाएगा मिस्र, टॉर्मी हो जाएगा मिस्र, एंटीगोनस हो जाएगा मेसिडोनिया, मगस हो जाएगा साइरिन। निम्नलिखित में से कौन सा मौर्य काल में भूमि संबंधी कर नहीं था? तो ये था शुल्क, शुल्क नहीं था कर। अशोक के स्तंभों के बारे में अधोलिखित कथनों को पढ़िए। तो चलिए देखिए किसमें से कौन सा सही गलत है। ए, बी और डी। अशोक के मुख्य स्तंभ रेख उत्तर भारत में प्राप्त हुए हैं। 6 स्तंभ रेख हैं, 7 स्तंभों पर प्राप्त हुए हैं। 6 स्तंभ रेख हैं जो 7 स्तंभों पर प्राप्त हुए हैं। ऊर्ध्वा भाग की समस्त आकृति पहलुओं की है। उपयुक्त में से यही सब सही है जो मैंने बताया। ए, सी और डी सही हो जाएगा। सी है क्या? स्तंभों की यादिष्ट तथा ऊर्ध्वभाग 2 अलग अलग पत्थरों से निर्मित है। ये मिलान चिन्ह जरूर देखिएगा। मुर्गे हो जाएगा पशु चारण क्षेत्र, पागे हो जाएगा शुष्क भूभाग, कुरुचि हो जाएगा कुरुंची पर्वतीय क्षेत्र, मरुत्तम हो जाएगा नदी भूभाग। किन शासकों के सिक्कों पर धार्मिक उपाधि उपकरण है? पहलव हो जाएगा पहलव। ठीक है, तो चलिए आज का क्लास को यहाँ समाप्त करते हैं। जो बचा हुआ ऐसे मौर्योत्तर काल से प्रश्न वो नेक्स्ट वीडियो में करूँगा। इसका 5 पार्ट में बनाने जा रहा हूँ। ये आज पहला पार्ट था और मैं 4 पार्ट बनाऊँगा आज ही। तो आप वीडियो पे बने रहिएगा, चैनल पे नए सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नए हैं तो बेल आइकन को दबा लीजिएगा जिससे आपको क्लास का पता चलता रहे कि कब कब अपलोड हो रहा है क्लास। धन्यवाद, जय हिंद।